नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत और जापान के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत और जापान के संबंध ट्रेड और इकोनॉमी को लेकर काफ़ी अच्छी चल रही है। तो अगर हम बात करें 1947 से पहले की, तो उस समय भारत पर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान और ब्रिटेन एक दूसरे के विपक्ष में वार कर रहे थे। और जब ब्रिटिश सोल्जर कम पड़ रहे थे तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन सोल्जर को वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटिशर्स की तरफ से वार करने को कहा था। और अगर वो उन्हें वार को जिताने में मदद करेगा तो बदले में वो भारतीयों को आज़ादी देंगे। और इस मदद के कारण वर्ल्ड वॉर में काफ़ी सैनिक शहीद हो गए और कई जापान के जेल में कैद हो गए। और तभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान जाकर उन्हें बताते हैं कि हम दोनों का दुश्मन एक है और देता और इसके बाद जापान ने भारतीय सैनिकों को आज़ादी देता है और साथ ही अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार भी देता है। और इसी कारण आज़ाद हिंद फौज का निर्माण होता है। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी जापान के टोक्यो शहर में रेंकोजी टेम्पल में सुहास जी की याद में एक मेमोरियल सर्विस मनाया जाता है और इसी बोधिज्म टेम्पल में उनकी अस्थियां भी रखी गई है। पर जापान और भारत के रिश्ते इससे भी पुरानी है। जब 7वीं सेंचुरी एडी में बुद्धिज्म भारत से जापान गया और दोनों देशों की रिलीजियस और कल्चरल टाइज का फाउंडेशन बना। और आज तक में इंडिया और जापान के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में जापान का रोल क्रूशियल रहा है। जापानीज कैपिटल और टेक्नोलॉजी और इंडिया का रिच नेचुरल रिसोर्सेज एक विनिंग कॉम्बिनेशन की तरह काम करता है। इसके अलावा डिफेंस, स्पेस, साइबर यूटिलाइजेशन, एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एजुकेशन, आर्किटेक्चर, हेल्थ डिजास्टर एंड रिडक्शंस, वेस्ट मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन रिन्यूएबल जैसी फील्ड में इंडिया और जापान ने अपना कोऑपरेशन बढ़ाया है। ऐसा अंदेशा जताया जाता है कि यूएसए और चाइना के बढ़ते राइवलरी के चलते एशिया अपनी तेजी से बढ़ते हुए बैलेंस ऑफ पावर का शिकार न बन जाए। इसलिए कई एक्सपर्ट का मानना है कि इंडिया और जापान अपने सिक्योरिटी टाइज को एडवांस करते हुए एक स्टेबल इंडो पैसिफिक रीजन पर डोमिनेंट हो पाएंगे। इंडिया और जापान के बीच पहली बार 752 एडी में कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश किया गया था। कहा जाता है कि इस दौरान टोडाजी टेम्पल में इंडियन मॉन्क बौद्ध सेना से बुद्ध मूर्ति की अभिषेक किया था। बुद्धिज्म ने दोनों देशों में एक दूसरे के परसेप्शन को काफ़ी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया था और सिविलाइजेशन कॉन्टैक्ट के चलते वो कभी भी एक दूसरे के राइवलरी नहीं बने। टेक्सटाइल कॉटन एरा में जापान इंडिया से टेक्सटाइल इंपोर्ट करता था। ब्रिटिश कोलोनाइजेशन रूल के दौरान दोनों देशों में फ्रेंडशिप और एंटी कोलोनाइजेशन स्ट्रगल को इनकरेज करने के लिए 903 में इंडो जापानीज एसोसिएशन एस्टेब्लिश किया गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते ये टाइज कमज़ोर होने लगा क्योंकि दोनों देशों अपोजिट अलायंस में शामिल थे। इंडिया ब्रिटेन और एलीड पावर के साथ था और जापान जर्मनी और एक्सिस पावर के साथ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद इंडिया ने ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को पे साइन करने से इनकार कर दिया था, पर जापान के साथ अलग से बायलैटरल ट्रीटी साइन की। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ट्रीटी ऑफ पीस विथ जापान से भी जाना जाने वाला ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को एक मल्टीलेटरल ट्रीटी थी जिसपे 49 देशों ने साइन किया था ताकि जापान के साथ पीसफुल रिलेशन रीएस्टेब्लिश हो सके। लेकिन इंडिया का मानना था कि एक ट्रीटी के थ्रू जापानी सोवरेनिटी और नेशन इंडिपेंडेंस पे लिमिटेशन आ रहा था और इसलिए इंडिया ने इस पर साइन करने से इनकार कर दिया। और इंडिया ने 1951 में दिल्ली में आयोजित एशियन गेम में जापान के एथलीट्स को बुलाया गया और यह ऐसा पहला मौका था कि जापान का फ्लैग वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद इंटरनेशनल मंच पे कहीं फहराया गया हो। वर्ल्ड वार और न्यूक्लियर अटैक से रिकवर कर रहे जापान के लिए ये इवेंट काफ़ी इंकरेजिंग था। 28 अप्रैल 1952 में फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज एस्टेब्लिश होने के बाद दोनों कंट्री ट्रेडिशनली मजबूत रहे और यह और भी गहरा तब हुआ जब इंडिया ने 1990s में लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई और इंडिया और जापान के बीच बायलैटरल ट्रेड और एड रिलेशंस एक्सपेंड करते हुए एक सिक्योरिटी बेस्ड रिलेशन तक पहुंच गया। 2000 में जापान इंडिया ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लॉन्च हुआ। इसमें यह डिक्लेयर किया गया कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एशियन आर्किटेक्चर का इसेंशियल पिलर बनेगा। उसके बाद फरवरी 2011 में दोनों देशों ने एक कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया और 2017 में एक सिविल न्यूक्लियर डील भी हुआ। और इसी साल यानी कि 2022 में मार्च में जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा 14th इंडियन जापानीज एनुअल समिट के लिए जब न्यू दिल्ली आए तो
इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी के साथ डिस्कशन में इकोनॉमिक कोऑपरेशन सेंट्रल थीम बना रहा। पीएम कृष्णा ने अनाउंस किया कि अगले 5 सालों में म्यूचुअल इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए 5 ट्रिलियन येन यानी कि $52 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। चाइना के बढ़ते रैपिड राइज और उसके एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी ने एशियन डायनेमिक्स को काफ़ी अफेक्ट किया है। वैसे दोस्तों, इसका इकोनॉमिक ग्रोथ एशियन डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहा है, लेकिन टेरिटोरियल एंड मैरीटाइम स्फीयर में उसके एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी इंडिया और जापान के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बनकर उभरा है। एक्सपर्ट के मुताबिक 4 ऐसे मेजर एरियाज हैं जहां चाइना के अगेंस्ट इंडो जापानीज कोलैबोरेशन नोटिस किया जा सकता है। पहला, बढ़ता सिक्योरिटी कोलैबोरेशन। दूसरा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तीसरा, इंडिया और उसके नेबर्स के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्शन बढ़ाने में जापानीज असिस्टेंस। चौथा, साउथ एशियन स्टेट में ज्वाइंट इंडो जापानीज प्रोजेक्ट। इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए इन शॉर्ट में यह कहा जा सकता है कि एक तरफ इंडिया है जो ज्योग्राफिकली चाइनीज को इन्फ्लुएंस को रेसिस्ट करना चाहता है लेकिन फंड की कमी फेस करता है, और दूसरी तरफ जापान है जिसके पास इंडिया को देने के लिए फंड्स है, वो भी बीजिंग के इन्फ्लुएंस को चेकमेट करना चाहता है, और अब तो इसका असर भी देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जो अच्छा लगा है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जय हिंद।